Good morning, students. I'm Ashnosiki, teacher of Freshbird School. Today I'm teaching you Chapter 5, The Mauryan Empire. The Mauryan Empire 321 to 185 BC was the largest and most powerful political and military empire of the ancient India. Ruled by the kings of Mauryan Empire, Mauryan dynasty, the Mauryan Empire marks a new epoch in the history of India. जो मौर्यन एम्पायर था ना, वो सबसे लार्जेस्ट और पावरफुल एम्पायर था, ठीक है, पॉलिटिकल और मिलिट्री में इंडिया में। कहाँ पे था? इंडिया में। और किसने रूल किया था इसको? द किंग रूल्ड बाय द मौर्यन डायनेस्टी। द मौर्यन एम्पायर मार्क्स अ न्यू इपॉच इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये जो है ना, इपॉच का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने राज किया था और पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक किया था, ठीक है, जिसका दिया हुआ अभी है 321 से 185 BC तक। और मिलिट्री और आर्मी में बहुत ज़्यादा था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ मगध इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, मॉडर्न बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बंगाल इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया, द एम्पायर हैड इट्स कैपिटल सिटी एट द पाटलिपुत्र नियर मॉडर्न पटना। अब जो ये है ना, जो किंगडम था मगधा का, वो मॉडर्न बिहार था, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बंगाल, ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया। द कैपिटल पाटलिपुत्र जो है ये नियर मॉडर्न पटना है। और जो ये मॉडर्न एम्पायर कब फाउंड हुआ, सॉरी, जो मौर्यन एम्पायर कब फाउंड हुआ था? मौर्यन एम्पायर फाउंड हुआ था 322 BC में। और किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इन्होंने क्या किया था? नंदा डायनेस्टी को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जो नंदा डायनेस्टी थी ना, वो ढंग से रूल नहीं कर रही थी। और इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। और अलेक्जेंडर के ना फेवरेबल कंडीशन को देखते हुए इस्टेब्लिश हुआ था मौर्यन एम्पायर। बहुत हेल्प की थी उसने। अब हम अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर जो है वो किंग है मैसेडोनिया का। कहाँ का किंग है अलेक्जेंडर? मैसेडोनिया का किंग है। और उसने कब से कब तक राज किया था? 336 टू 323 BC तक, ठीक है। प्रोविंस इन ग्रीस हैड ओवरथ्रोन द पर्शियन एम्परर एंड कॉन्कर्ड हिज माइटी अकेमिड एम्पायर। पर्शियन एम्परर को बाहर निकाल के इसने कॉन्कर कर लिया था अकेमिड एम्पायर को। द नदर्न एरियाज ऑफ There were no direct consequences of Alexander's invasion, but it helped Chandragupta Maurya in expanding his empire as the power of the northwestern state had been shattered by Alexander invasion. जो अलेक्जेंडर ने स्टेट्स को कॉन्कर्ड किया था ना, तो वो बिखर गया था, क्योंकि वो मर गया था तो उसको संभालने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए वो बिखर गया था। और चंद्रगुप्ता मौर्य को ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, जिसके वजह से उन्होंने काफ़ी रूल किया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन द मगधन आर्मी ऑफ द नंदास देयर वॉज अ जनरल नेम चंद्रगुप्ता मौर्य। When Alexander died in 323 BC, Chandragupta Maurya gathered a small army under the advice and guidance of his friend, philosopher and guide चाणक्य। अब यहाँ पे जो चंद्रगुप्ता मौर्य का फ्रेंड है वो कौन है? जो उसको गाइड करता है, एडवाइस करता है कि कैसे क्या करना चाहिए, वो है चाणक्य। चाणक्य ने, अलेक्जेंडर तो मर गया था। अलेक्जेंडर कब मरे थे? कब डाइड हुए थे? अलेक्जेंडर मरे थे 323 BC में, ठीक है। अब यहाँ पे और फिर क्या होता है? एंड बाय ही डिफीटेड द ग्रीक गवर्नर्स एंड कॉन्कर्ड द होल ऑफ पंजाब। अब उन्होंने क्या किया? लगातार, मतलब उनको डिफीट करते रहे, ग्रीक को और गवर्नर्स, और कॉन्कर्ड करते रहे। अब चाणक्य के थ्रू चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉन्कर्ड कर लिया था होल पंजाब, ठीक है। इंडो ग्रीक अलायंस अंडर द मौर्यन रूल। आफ्टर डेथ ऑफ द अलेक्जेंडर हिज एम्पायर वॉज डिवाइडेड अमंग द जनरल्स ही हैड लेफ्ट बिहाइंड इन चार्ज। अलेक्जेंडर की डेथ होने के बाद जो जनरल्स थे अलेक्जेंडर ने उनको दे दिया था, ठीक है, चार्ज करने के लिए। लेकिन वन ऑफ देम वॉज सेल्यूकस।
उसमें से एक सेल्यूकस था। चंद्रगुप्ता मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस एज ही क्रॉस द इंडस वाइल ट्राइंग टू रिकैप्चर इंडियन प्रोविंसेस। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको सेल्यूकस को भी हरा दिया, जिसके बाद उन्होंने क्रॉस किया इंदस इंदस को और उन्होंने रिकैप्चर करना शुरू कर दिया इंडियन प्रोविंसेस को। एज अ रिजल्ट सेल्यूकस हैड टू सरेंडर ऑल कॉन्कर्ड टेरिटरी टू द मौर्यन एम्पायर। सेल्यूकस को क्या किया था, सेल्यूकस ने सारा कॉन्कर्ड मौर्यन एम्पायर को दे दिया था। एंड ऑल्सो गिव हिज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य सेल्यूकस ने अपनी फाउंडिंग ऑफ मौर्यन रूल 322 BC। After this success and strengthening his position in Punjab, Chandragupta Maurya gathered a powerful army। ये सक्सेसफुल मिली थी चंद्रगुप्ता मौर्य को, उन्होंने ना पंजाब में अपनी एक पोजीशन हासिल कर ली थी, स्ट्रेंथिंग, ठीक है। और चंद्रगुप्ता मौर्य गैदर्ड अ पावरफुल आर्मी। अब चंद्रगुप्ता के पास पावरफुल आर्मी थी। ही इन्वेडेड मगध, उन्होंने मगध में इन्वेड किया। और नंदा रूलर्स जो क्वाइट हो गए थे, जो अनपॉपुलर हो गए थे अपने सब्जेक्ट्स में, अब वहाँ पे उन्होंने, और एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वीक एंड इनएफिशिएंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना उनका, नंदाज का, वो एडमिनिस्ट्रेशन अब कमज़ोर पड़ गया था और इनएफिशिएंट थे। चंद्रगुप्ता मौर्य ने इसका एडवांटेज उठाया उनकी सिचुएशन में मगध में, और सक्सेस उनको हासिल हुई। उन्होंने डिफीट किया था नंदाज रूलर्स को। कब किया था? 22 BC में। और उसके बाद वो रूलर बन गए मगध के। और फिर उन्होंने फाउंडर किया मौर्यन, तब उनको मौर्यन डायनेस्टी को भी फाउंडर थे और मौर्यन एम्पायर भी। और ये विक्ट्री इन मगध 322 BC ही प्रूव टू बी एन इवेंट ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ही सेट अप अ वास्ट एम्पायर, उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्यज एम्पायर। चंद्रगुप्ता मौर्य सेट अप ऑन अ कोर्स ऑफ कॉन्केस्ट। चंद्रगुप्ता मौर्य ने कॉन्केस्ट किया। ही बिल्ट अप अ वास्ट एम्पायर विच इंक्लूडेड ईस्टर्न, वेस्टर्न, in northwestern India and went up to the Deccan. This was a great empire in the history of India. चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपना इंडिया में हिस्ट्री में नाम बना लिया कि मौर्यन एम्पायर काफ़ी लंबे समय तक चला था, जो कि हमने पढ़ा भी था। उन्होंने कौन कौन से पार्ट को इंक्लूड किया है? देखो, ईस्टर्न में ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेंट अप टू द डेक्कन। दिस वॉज द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैंने बताया ही। हिज एम्पायर में बी सेड टू एक्सटेंड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट to Hindu Kush in the west, from the Himalayas in the north to the confines of Mysore in the south। ठीक है, इन्होंने इतना सब किया। अब हम पढ़ेंगे चाणक्य के बारे में। कौटिल्य वो ऑल्सो कॉल्ड द चाणक्य और विष्णुगुप्ता फ्लरिश 300 BCE। Statements and philosopher who wrote a classic treatise on policy, अर्थशास्त्र, द साइंस ऑफ मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य कौन थे? चाणक्य में ना बहुत ज़्यादा बुद्धि थी और बहुत तेज़ थे। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते थे। और वो विष्णुगुप्ता, वो हिंदू थे, स्टेटमेंट और फिलोसफर थे। उन्होंने क्लासिक भी लिखी थी, क्लासिक स्टेटमेंट एंड फिलोसफर हु रोट अ क्लासिक ट्रेस ऑन पॉलिटी, अर्थशास्त्र। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र, द साइंस ऑफ मटेरियल गेन। और ही वॉज बॉर्न इनटू अ ब्राह्मण फैमिली एंड रिसीव हिज एजुकेशन एट तक्षशिला, नाउ इन पाकिस्तान। जो थे ना चाणक्य जो थे वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? वो बॉर्न हुए थे ब्राह्मण फैमिली में। और उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली थी? उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी तक्षशिला से, जो कि अब है पाकिस्तान में। कौटिल्य बिकेम अ काउंसलर एंड एडवाइज़र टू चंद्रगुप्ता। अब कौटिल्य जो हैं वो काउंसलर भी बन गए और एडवाइज़र भी बन गए चंद्रगुप्ता के लिए। हाँ, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग चंद्रगुप्ता ओवरथ्रो द पावरफुल नंदा डायनेस्टी एट पाटलिपुत्र। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले किया था, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था
किसमें? स्टैब्लिश मॉडर्न एम्पायर को खड़ा करने में, एक्सपेंडिंग द मगध एम्पायर है। इससे क्या हुआ था, मगध एम्पायर को भी इन्होंने बहुत अच्छे से, ये ना सलाहकार थे, मतलब इनको बोलते थे कि कैसे क्या करना चाहिए, ये सब बताते थे, उनको एडवाइस देते थे मौर्यन एम्पायर, मौर्यन को, चंद्रगुप्ता मौर्य को, कि ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, नाउ टर्न द पेज, अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी एंड इकोनॉमी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ एशिया, पॉलिटिकल यूनिटी एंड मिलिट्री security allowed a common economic system. The earlier situation involving hundreds of kingdoms, many small armies, powerful regions, chieftains gave away to a disciplined central authority. Farmers were freed of tax and crop collection burdens from the regional kings. जो फार्मर्स थे वो फ्री थे, उनको कोई भी टैक्स या क्रॉप कलेक्शन का बर्डन नहीं लेना होता था, ठीक है, रीजनल किंग से। A fair system of a taxation was advised by the principles laid down in the अर्थशास्त्र was strictly followed. जो ये अर्थशास्त्र है ना, इसको अच्छे, इसके जो प्रिंसिपल्स थे इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। चंद्रगुप्ता मौर्य स्टैब्लिश अ सिंगल करेंसी अक्रॉस इंडिया से, चंद्रगुप्ता a network of regional governors and a civil services provide justice and security for the merchant, traders and farmers. अब यहाँ पे सिविल सर्विस किसको प्रोवाइड की गई थी? जो कि मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं। द मौर्यन एम्पायर वाइप्ड आउट मैनी गैंग्स ऑफ बैंडिट्स, रीजनल प्राइवेट आर्मीज एंड पावरफुल चिफ्टेंस हु ट्राई टू इम्पोज देयर ओन सुप्रीमेसी इन स्मॉल एरियाज। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन ने जो आर्मी थी, गैंग्स से, बैंडिट्स के, रीजनल प्राइवेट आर्मीज थी, पावरफुल चिफ्टेंस थे, उनको इम्पोज करने के लिए कोशिश की पुलुक सुप्रीमेसी इन स्मॉल एरियाज। चंद्रगुप्ता स्पॉन्सर्ड मैनी पब्लिक वर्क्स एंड वाटरवेज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। चंद्रगुप्ता मौर्य ने पब्लिक वर्क और वाटरवेज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी वाइल इंटरनल ट्रेड इंडिया एक्सपैंडेड greatly due to the new found political unity and internal peace. Under the Indo-Greek alliance, an international network of trade expanded. अब इंडो ग्रीक अलायंस के और इंटरनेशनल नेटवर्क के इसमें ट्रेड एक्सपैंड हुआ था। द खैबर पास बिकेम अ strategically important port of trade and intercourse with the outside world. अरे भाई, जब बाहर जाएंगे ट्रेड करेंगे तो उनको चाहिएगा ना, तो उन्होंने पोर्ट किया था ताकि वो बाहर जाके भी दूसरे लोगों के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ वो कर सके, ट्रेड कर सके। ग्रीक स्टेट्स एंड हेलेनिक किंगडम्स इन वेस्ट एशिया बिकेम इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स विद इंडिया। जो ग्रीक के स्टेट से हेलेनिक किंगडम्स था, वेस्ट एशिया बिकेम, अब वो भी इंडिया के पार्टनर्स बन गए थे। ट्रेड ऑल्सो एक्सटेंडेड थ्रू द मलय पेनिनसुला इनटू द साउथ ईस्ट एशिया। ट्रेड जो था वो एक्सटेंड हो गया था मलय पेनिनसुला में, जो कि कहाँ पे था, वो साउथ ईस्ट एशिया में था। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया सिल्क गुड्स को, टेक्सटाइल को, स्पाइसेस को एंड एक्सोटिक फूड को। The empire was enriched further, was an exchange of scientific knowledge and technology with Europe and West Asia. एम्पायर को बहुत रिच बनाया, कैसे कि एक्सचेंज किया साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी, किसके साथ? यूरोप और वेस्ट एशिया के साथ। लेटर ऑन अशोका स्पॉन्सर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ रोड्स, वाटरवेज, कैनल। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्ता मौर्यंस करेक्टर के बारे में कि चंद्रगुप्ता का मौर्यस का क्या करेक्टर है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल करेक्टर, बहुत बढ़िया करेक्टर। अब सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ हाई ऑर्डर, ही रूल्ड हिज पीपल इन अ जस्ट एंड काइंड मैनर। वो अपने सोल्जर और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ या हाई ऑर्डर के साथ बहुत अच्छे से रूल करते थे और बहुत जस्ट और बहुत काइंड, बहुत अच्छे से। ही गेव एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपना दबदबा किया एडमिनिस्ट्रेशन पे।
ठीक है, जहाँ पे वो रूल कर रहे थे, और वो लग्जरी में जीते थे, वो चैरियट रेसेस एंड बुल रॉसर्स रेसेस, बहुत लग्जरी में जीते थे। ही लिव्ड इन लग्जरी, और वो वॉच करते थे रेसेस को और बुल रेसेस में भी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्टैब्लिश अ माइटी एंड अ यूनाइटेड एम्पायर। वो पहले ऐसे राजा थे, या उन्होंने वो ऐसे थे कि पहले थे जो इंडिया में उन्होंने एक पूरा अच्छे से रूल किया, मतलब कि यूनाइट किया लोगों को, एकता थी उनके एम्पायर में है। ही ड्रोव द अलाइन इन्वेडर्स द ग्रीक्स आउट ऑफ द कंट्री। ग्रीक्स को उन्होंने कंट्री से बाहर निकाल दिया। ही वॉज द बिल्डर ऑफ द नेशन, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट कॉन्कर, अ ग्रेट एम्पायर बिल्डर। वो उन्होंने ना बहुत अच्छे से कॉन्कर किया था और ग्रेट एम्पायर बिल्डर थे। ही री अनाउंस्ड हिज एम्पायर, उन्होंने फिर से री अनाउंस किया अपने एम्पायर को। ही पास्ड हिज, उन्होंने पहले खुद चलाया, फिर अपने सन, उनका सन कौन था? बिंदुसारा था। बिंदुसारा को अपना राजपाट सारा उन्होंने छोड़ दिया था, और उन्होंने अपने बेटे को दे दिया था, बिंदुसारा को दे दिया था अपना राजपाट। और 25 साल 322 BC से 297 BC तक, ही सेड to have become a Jatin ascetic and starved himself to death. Chandragupta Maurya was certainly a lovable emperor who had a great personality with many outstanding dimensions. कहते हैं कि उन्होंने कहा he said Jan ascetic and starved himself to death. चंद्रगुप्ता वॉज सर्टेन, मतलब जो चंद्रगुप्ता मौर्य थे ना, वो बहुत लवेबल एम्परर थे, और उनकी एक अपनी बहुत बढ़िया पर्सनालिटी थी विद मैनी आउटस्टैंडिंग डायमेंशन। बिंदुसारा 297 BC टू 273 BC। अब ये देखते हैं चंद्रगुप्ता मौर्य रूल्ड। चंद्रगुप्ता मौर्य ने कब तक रूल किया था? 25 ईयर्स तक रूल किया था। कब से कब तक किया था? फ्रॉम 322 BC से 297 BC तक किया था। ही गेव अप हिज थ्रोन फॉर हिज सन बिंदुसारा, उसने अपना राजपाट सब अपने बेटे को दे दिया था। किसको दे दिया था? बेटे को दे दिया था। उसका क्या नाम था? बिंदुसारा को। अब वो बन गया था जैन मॉन्क। बिंदुसारा एज्यूम द टाइटल ऑफ अमित ग्रहता द स्लेयर ऑफ द फॉइस। जो बिंदुसारा है ना, उसको अमित ग्रहता भी कहते हैं। ही इज सेड टू हैव एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर, उसने अपने राज्य को और भी बढ़ाया। एज फार द कन्फाइंस ऑफ मैसूर इन द साउथ, कहाँ पे बढ़ाया था? मैसूर में बढ़ाया, साउथ में। ही रूल्ड फॉर 25 ईयर्स, उसने भी, उसके बेटे ने भी 25 साल रूल किया था। और वो कब मरा था? वो मरा था 273 BC में। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका ग्रेट। अब वो सक्सीड हुआ अशोका ग्रेट। अशोका ग्रेट किसका बेटा है? वो बिंदुसारा का बेटा है अशोक। अशोका जो है वो बिंदुसारा का बेटा है। अब अशोका के बारे में पढ़ते हैं, उसने क्या क्या किया। अशोका एक्सचेंज 273 BC। Ashoka is far not only the most famous of the Mauryan kings but also one of the greatest ruler of the world. वो खाली मौर्यन के लिए फेमस नहीं था, वो पूरे वर्ल्ड के लिए फेमस था अशोका। अशोका वॉज बॉर्न, अशोका कब बॉर्न हुआ था? अशोका बॉर्न हुआ था 302 BC में। हिज फादर बिंदुसारा हैड मेड हिम गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड देन उज्जैन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अशोका बॉर्न हुआ था 302 BC में, और उसके फादर कौन थे? उसके फादर बिंदुसारा थे। और बिंदुसारा ने अपने बेटे को क्या बताया था? गवर्नर बनाया था। कहाँ का? तक्षशिला का और उज्जैन का, जबकि वो जब वो रहते थे, जिंदा थे। When बिंदुसारा डाइड इन 273 BC। अब बिंदुसारा कब मरे थे? बिंदुसारा मरे थे 273 BC में। अशोका सक्सीडेड टू द थ्रोन बट हिज कोरोनेशन वॉज हेल्ड इन 269 BC। The most important event of Ashoka reign was the conquest of कलिंगा। अशोका ने ना सबसे बड़ा मतलब जो जीता था वो है कलिंगा को, एंड हिज सब्सिक्वेंट कन्वर्शन टू बुद्धिज़्म, और वो कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में।
अब कलिंगा वॉर कब हुई थी? द कलिंगा वॉर 261 BC। अब कलिंगा वॉर कब हुई थी? कलिंगा वॉर हुई थी 261 BC में। कलिंग मॉडर्न ओडिशा वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन द बॉर्डर ऑफ हिज वास्ट एम्पायर। जो कलिंगा थे ना, जो अब मॉडर्न ओडिशा बन गया है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था बॉर्डर का, जो कि एम्पायर था, विच ही हैड इनहेरिटेड, जो कि उसको पूर्वजों से मिला। द रीजन्स वाई अशोका कॉन्कर्ड कलिंगा वर एज फॉलोज। अब अशोका ने कलिंगा को ही कॉन्कर क्यों किया, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि वो पावरफुल किंगडम है। ही कंट्रोल द रूट्स टू साउथ इंडिया बाय लैंड एंड सी। उसने कंट्रोल किया था साउथ इंडिया को उसके कैसे लैंड और सी से। इट कुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द मौर्यन एम्पायर। दिग्विजय विक्ट्री इन ऑल डायरेक्शन वॉज अशोकाज पॉलिसी। उनका मकसद था कि चारों तरफ में सिर्फ उनका ही राज्य हो और उनका ही नाम हो। ही कुड नॉट टॉलरेट द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट किंगडम ऑन द बॉर्डर ऑफ हिज एम्पायर। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके कोई भी किंगडम में कोई भी आइडिया दे इंडिपेंडेंट किंगडम ऑन द बॉर्डर्स ऑफ हिज एम्पायर। अशोका इन्वेडेड कलिंगा इन 261 BC। The Kalingians gave a tough fight but they were ultimately defeated। कलिंगन्स जो थे उन्होंने बहुत टफ फाइट दी थी, लेकिन अल्टीमेटम वो लोग डिफीट हो गए थे। फ्रॉम द रॉक एडिक्ट 13 we get to know that in the Kalinga war 1 lakh people were killed and 1,50,000 were wounded and made prisoners of war। जो कलिंगा के जो लोग थे ना, 1 लाख पीपल तो मर गए थे और 1,50,000 पीपल जो थे उनको घाव हुए थे, और जो कि प्रिजनर में डाल दिए गए थे, यानी कि जेल में डाल दिए गए थे। अब उसका रिजल्ट क्या होता है? द इफेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ कलिंगा वॉर। एन अशोका रोड इन ट्रम्प टू इंस्पेक्ट हिज न्यू टेरिटरी, द थाउजेंड ऑफ डेथ एंड वाउंडेड सोल्जर्स लिविंग देयर। अशोका ने रोड इन ट्रम्प टू हाँ 1,000 ऑफ पीपल एंड वाउंडेड सोल्जर्स लाइंग देयर। द साइट ऑफ ब्लडशेड एंड द मैसेक्रे ऑफ ह्यूमन लाइव्स। बहुत सारे लोगों का खून बहा। और अब हम पढ़ेंगे द इफ़ेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ कलिंगा वॉर। इसका असर क्या हुआ था, इसका रिजल्ट क्या निकला था कलिंगा वॉर जब हुई थी। As Ashoka rode in triumph to inspect his new territory, the thousands of dead and wounded soldiers lying there, the sight of bloodshed and the massacre of human lives stunned and horrified him. The sorrow of the wailing women and children was unbearable to him as he rode through the streets. It brought about a great change in him. He vowed never to make war again. It increased his faith in Buddhism and he decided to devote the rest of his life to the spread of Dharma. He became the first emperor in the history of the world to he gave special attention to the welfare of his people. However, having given up his policy of conquest, and it weakened the martial spirit of his people and they became prey to foreign attacks. बेटा इसका इफ़ेक्ट हुआ था ये कि ना, अशोका को जब उसने इंस्पेक्ट किया कि न्यू टेरिटरी में देखा कि क्या हाल है लोगों के, तो वहाँ पे उसने देखा कि बहुत ज़्यादा बहुत बुरा हाल है, और जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा घायल भी हुए हैं और बहुत मर गए हैं, और जो वुमेंस हैं वो उनका दर्द उनसे सहन नहीं हुआ। वुमेन और चिल्ड्रन का दर्द उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने जब देखा कि ऐसे हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ना अपने अंदर एक चेंज लेके आया कि वो ना बुद्धिस्ट में अपनी उनका विश्वास जो है बुद्धिज़्म में वो बढ़ गया, और उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा से वॉर नहीं करूँगा, ठीक है, और अपनी जो लाइफ है, जो मेरी बची हुई लाइफ है, अब मैं उसको धर्म में लगा दूँगा, फैलाऊँगा धर्म को।
और वो पहले हिस्ट्री में एक ऐसे एम्परर बने, ऐसे राजा बने कि उन्होंने लोगों के लिए कि क्या अच्छा है क्या अच्छा है उनकी सोसाइटी के लिए, वो उस पर ध्यान दिया और उन्होंने गिवन अप कर लिया कि कॉन्क्वेस्ट, और इट वीकेंड द मार्शल स्पिरिट ऑफ हिज पीपल, दे बिकेम प्रे टू फॉरेन अटैक, विक्टिम बन गए फॉरेन अटैक्स के। मतलब वहाँ पे कोई भी इजीली अब अटैक कर सकता था, तो ये चीज़ ठीक है। नाउ टर्न द पेज, अशोका बिकम्स अ बुद्धिस्ट। अब अशोका जो है वो बुद्धिस्ट बन चुके हैं। 2.5 years आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका बिकेम अ फेथफुल एंड डिवोटेड बुद्धिस्ट। 2.5 मतलब 2.5 साल से ज़्यादा वो जो कलिंगा वॉर वो ना एक अशोका फेथफुल और डिवोटेड बुद्धिस्ट बन चुके हैं। टू हिम बुद्धिस्ट वॉज अ रिलीजन ऑफ लव एंड अहिंसा। जो बुद्धिस्ट है ना, उनका जो रिलीजन है वो कहते हैं प्यार और अहिंसा का है। He studied the Buddhist scriptures and made Upgupta his guru. Ashoka joined monastic order but did not re-announce the world or his kingship. अशोका ने मोनेस्टिक ज्वाइन कर लिया था बट उसने अनाउंस नहीं किया था वर्ल्ड को या अपने किंगशिप को। ही ट्राई टू सेट द हाउस ऑफ बुद्धिस्ट इन ऑर्डर बाय मेकिंग रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। उसने कोशिश की थी कि वह बुद्धिस्ट लोगों के लिए घर बनाए या फिर उनके ऑर्डर पे कि उनके लिए मेकिंग रूल्स, किसके लिए? मॉन्क्स और नन्स के लिए। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्होंने ना अब खुद को डिवोट कर लिया था, फैलाने लग गए थे कि बुद्धिस्ट जो है चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर में हो, विदेश में हो। He also spent the rest of his life in caring for the welfare of his people and in teaching them how to lead a good life through his धम्मा। उन्होंने कहा कि वो जो अपनी सारी ज़िंदगी मतलब बताना चाहते हैं केयरिंग में, वेलफेयर ऑफ द पीपल और टीचिंग में, कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। अशोका धम्मा और धर्मा। Ashoka laid stress on high ideals, conduct and practical life to make man peaceful and virtuous. अशोका ने ना स्ट्रेस दिया है अपने हाई आइडियाज़ को और प्रैक्टिकल लाइफ मैन पीसफुल एंड विक्टोरियस। दिस वॉज कॉल्ड द धम्मा, द पाली वर्ड फॉर धर्मा। ही डिड नॉट केयर so much for the finer points of the बुद्धा's philosophy. उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है बुद्धा की पॉलिसी को, फिलॉसफी को, सॉरी। हिज धम्मा वॉज अ प्रैक्टिकल कोड ऑफ मॉरल्स। पीपल शुड फॉलो अहिंसा। उन्होंने कहा लोगों को अहिंसा करना चाहिए, नॉन इंजरी करनी चाहिए टू ऑल लिविंग। Ashoka services to Buddhism with Upagupta. Ashoka visited all the places connected with the Buddha and gave liberal grants for development. अशोका जो है वो अपने उपगुप्त के साथ सारी प्लेसेस पे कनेक्ट मतलब गए हैं जहाँ पे बुद्धा है और उनके लिए कुछ डेवलपमेंट उन्होंने किया है, हैव लिबरल ग्रांट्स फॉर डेवलपमेंट। ही ऑर्डर कंस्ट्रक्शन ऑफ सुटेबल मॉन्यूमेंट्स इन ऑनर ऑफ द बुद्धा। उन्होंने ऑर्डर दिया कि जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को ढंग से रखा जा सके बुद्धा का। अच्छा, ही कंस्ट्रक्टेड मोनेस्ट्रीज एट पीपल्स वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स कुड रिसाइड। उन्होंने ना ऐसी बुद्धिस्ट के लिए ऐसी मोनेस्ट्रीज बनवाई जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स भी रह सके। ही कंस्ट्रक्टेड एज मैनी एज 84,000 स्तूपास। उन्होंने 84,000 स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए। ही कन्वेंट द थर्ड बुद्धिस्ट ऑफ काउंसिल एट पाटलिपुत्र in 252 BC to resolve differences in Buddhism and improve the conduct of bhikshus. He sent preachers to spread the message of the Buddha to foreign lands like Nepal, Tibet, China and Japan. उन्होंने ना बहुत जगह पे जाके, एक तो पहला ये कि वो थर्ड बुद्धिस्ट बने
काउंसिल पाटलिपुत्र में 252 BC में, और उन्होंने बहुत सारे रिसॉल्व किए बुद्धिस्ट को और इम्प्रूव किया भिक्षुस को, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। और उन्होंने ना मतलब प्रीचर्स, ही सेंट प्रीचर्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द बुद्धा टू फॉरेन लैंड्स लाइक नेपाल, तिब्बत, चाइना एंड जापान। उन्होंने ना अपने मतलब बुद्धा के को बुद्धिस्ट लोगों को फैलाने के लिए भेजा कि जहाँ पे बताया ना कि उनको रूल करना है, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है। तो ऐसे जो उनके प्रीचर्स थे उन्होंने उनको भेजा, जाओ वहाँ पे जाके बुद्धिस्ट के बारे में उनको बताओ, बुद्धा के बारे में बताओ। तो वो कहाँ कहाँ गए, तिब्बत गए, नेपाल गए, चाइना गए और जापान गए है। अब ही सेंट हिज ओन सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज़्म देयर। अब उन्होंने अपने सन को भेजा महेंद्र को और डॉटर को भेजा संघमित्रा को श्रीलंका कि वहाँ पे जाके बुद्धिज़्म का फैलाओ। अशोका एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अशोका एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अशोका ने ना अडॉप्ट किया, उसने नया अडॉप्ट किया कि कैसे वो स्प्रेड करे मैसेजेस को जिनसे वो बहुत, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। beloved people, and he had pillars to set up in different parts of the empire। अब उन्होंने ना जो पिलर्स थे उन पे सेट किया हुआ था डिफरेंट तरह के डिफरेंट पार्ट्स के एम्पायर पे। ही ग्रेव्ड इंस्क्रिप्शंस on them. The surfaces of some rocks were made smooth and inscriptions were written on them too। उन्होंने ना या तो किसी रॉक्स पे या किसी पत्थर पे या किसी स्मूथ, मतलब किसी भी उस पे ना उन्होंने क्या किया था, कुछ लिखा हुआ था जिससे, और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था जो कि उस समय बोली जाती थी। वहाँ के मोस्टली पीपल यही लैंग्वेज यूज़ करते थे, और यही एक ऐसे पहले एम्परर थे जिन्होंने, जिसके थ्रू ये लोग बात कर सकते थे कि कैसे होंगे, मतलब जो भी है इनका वो होता है, ठीक है। और उसके थ्रू और द इंस्क्रिप्शन वर ऑन रिलीजन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड कंडक्ट, ये था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ importance of edicts and inscription। These edicts are an important source of information about Ashoka। ये जो edicts है ना, इनके वजह से important source of information मिली है अशोका को, अशोका के बारे में। Edict provide information about the extent of Ashoka's empire। These edicts inform us about the Ashoka's love for his people। In one edict, all men are my children and I desire they may enjoy every kind of prosperity and happiness। ये कहते हैं कि जो अशोका एम्पायर था उसने उन्होंने हमें बताया कि कैसे है जो लोग उनसे, वो लोगों से प्यार करते थे। एक उस पे वाक्य पे उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी मैन हैं, वो सारे मेरे चिल्ड्रन हैं। आई डिज़ायर दैट मैं दे में एन्जॉय, मतलब वो हर खुशी, प्रॉस्पैरिटी को एन्जॉय करें, हर मोमेंट को वो एन्जॉय करें। द पिलर्स एडिक्ट द केव्स रिवील्स अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ दैट एज। जिन पिलर्स पे उन्होंने कहा, दीज एडिक्ट्स इन्फॉर्म अस अबाउट द अशोका's लव फॉर हिज पीपल। इन वन एडिक्ट ही सेज ऑल मैन आर चिल्ड्रन एंड आई डिज़ायर दे मे एन्जॉय एवरी काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। जो अशोका का प्यार था लोगों के लिए, उसमें एक जगह पे जाहिर उससे पता चलता है कि वो कितना प्यार करते थे अपने लोगों से। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी मैन और चिल्ड्रन हैं, जितने भी इंसान और बच्चे हैं, मैं सबसे बहुत मतलब कहा कि मैं उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करूँगा और इन्जॉय एवरी काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब हर तरह से प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस उनकी ज़िंदगी में अगर मेरे बस में होगा तो मैं करूँगा,
ठीक है, द पिलर। अब इससे पता चलता है द पिलर एडिक्ट्स एंड केव्स रिवील्स अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ दैट एज, देयर शाइन इज स्टिल ब्रिलियंट। वो अभी भी उतने ही चमकदार हैं जितने पहले थे। और इससे पता चलता है कि उस टाइम पे भी आर्ट और क्राफ्ट होता था। और उनके उस समय 2 लैंग्वेजेस बोली जाती थी, पाली और प्राकृत। और अशोका के फ्रेंडली रिलेशंस थे कौन सी कंट्रीज़ के साथ, सीलोन के साथ, जो अभी प्रेजेंट है श्रीलंका में, उसमें भी मेंशन किया हुआ है एडिक्ट्स। और जो यहाँ पे आपको पिलर के ऊपर जो लायन दिख रहा है ना, ये लायन पता है, द लायन कैपिटल सारनाथ हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ नेशनल एम्बलम फॉर आवर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तब से है। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारी करेंसी नोट्स पे, कॉइन्स पे और पोस्टेज स्टैम्प्स पे भी है। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ द व्हील ऑन इट, द सारनाथ एक्ट। जब ये हमारे नेशनल फ्लैग में जो व्हील बना हुआ है ना, वो उस समय सारनाथ ने। अब हम पढ़ेंगे अशोका's एडमिनिस्ट्रेशन। अशोका स्पेंड ऑल हिज एनर्जी टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ही डिड हिज बेस्ट टू देयर रिलाइव देयर सफरिंग्स। उन्होंने कहा कि अशोका ने अपनी ज़िंदगी जो लोगों के लिए लोगों की भलाई के लिए की थी, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को विश्वास रिलाइव किया है उनके सफरिंग से। मतलब उनके सफरिंग से उनको आज़ादी दिलाई है जहाँ तक वो कर सकते थे। ही इज़ परहैप्स द फर्स्ट किंग इन हिस्ट्री। मतलब ये हिस्ट्री के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने हॉस्पिटल बनवाए थे, यहाँ तक कि लोगों के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी। उन्होंने ऐसे ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए थे ताकि 3 to 5 ईयर्स में वो वहाँ पे जाएं और देखें कि जो गरीब लोग हैं उनका वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ताकि वो लोगों के साथ कनेक्ट करके रह सके। ही बिलीव्ड इन रिलीजियस टॉलरेंस। He brought peace and prosperity to his people as his rule was just and humane. उन्होंने कहा कि वो चाहते थे, वो शांति और सादगी से रहना चाहते थे, और उनके राज में कोई भी लोग दुखी ना रहे, कोई भी ह्यूमन। ठीक है, अब एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब हम इन शॉर्ट में पढ़ेंगे कि मौर्यन एम्पायर जो है उसका एंड क्यों हुआ और कैसे हुआ। विद इन 50 ईयर्स ऑफ अशोका's डेथ 232 BC, अशोका की डेथ हुई थी 232 BC में। द ग्रेट मौर्यन एम्पायर ब्रोक डाउन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका फेल्ड टू कोप विद द एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, क्या अशोका के जाने के बाद जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक हो गया था? हाँ, हो गया था। लेकिन ये वीक क्यों हुआ था? ये वीक इसलिए हुआ था कि अशोका के कई बच्चे थे और उनकी कई शादियां भी हुई थी, जो अब उनकी जो प्रॉपर्टी थी ना वो डिवाइड हो गए थे, उन्होंने अपने बच्चों में बांट दी थी। उससे क्या हुआ कि जिसके वजह से वो उनको लॉस होने लगा। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया, उनको सैलरी देनी पड़ती थी, उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, और उन्होंने मतलब पंडितों को या उनके जो भी थे उनके वजह से, और इतने, और वास्टनेस ऑफ द एम्पायर वॉज नॉट कंट्रोल ऑफ अशोका इन एफिशिएंट। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे यही बताया गया, और इसका मेन रीज़न है किंग बृहद्रथा वॉज द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर। लास्ट किंग था ये मौर्यन एम्पायर का, किंग बृहद्रथा। ठीक है, और उसको किसने मारा था? उसको मारा था हिज आर्मी पुष्यमित्र संघा ने। ठीक है, अब हर चीज़ में नुकसान होगा तो क्या होगा, उससे वो वीक होती चली गई डायनेस्टी, जो उनका मौर्यन एम्पायर था वो वीक होता चला गया। थैंक यू।